आप सभी को प्रणाम। आज के इस महत्वपूर्ण YouTube सेशन में सभी आदरणीय शिक्षकगण, हमारे मेंटर साथी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण YouTube सेशन में डीसी मैम का उद्बोधन होगा। हमारी क्या प्राथमिकताएं हैं, इसके साथ ही JDS CRT श्री पवन सचान सर का आपको नेस पर जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे परख होना है उस पर उद्बोधन मिलेगा। हमें क्या तैयारी करनी है, कैसे हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके साथ ही निपुण असेसमेंट टेस्ट पे तकनीकी सत्र आपका आयोजित किया जाएगा, जो हमारी गुणवत्ता टीम से हमारे साथी हैं लक्ष्य जी करेंगे। निपुण भारत मिशन के लक्ष्य में भी संशोधन किया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत। ये संशोधन भी जो हम पहले से कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ही रीअलाइनमेंट है और जो गैप था उसको फिलअप किया गया है। ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, बट शासनादेश नया जारी होने के प्रोसेस में है। हम सब आपको उस पर भी ओरिएंट करेंगे। तो ये शिक्षकों के साथ सीधे संवाद करने की जो डिपार्टमेंट की पहल है कि हम मुख्य बातें, डिपार्टमेंट की स्ट्रेटजी आपसे सीधे कम्युनिकेट कर सकें, उसी का हिस्सा है। और ये हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग का भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मैं स्वागत कर रहा हूं हमारे JDS CRT श्री पवन सजान सर का। आपका शैक्षिक अनुभव अत्यंत वृहद है और नैस या हमारी पूरी जो एकेडमिक रणनीति है डिपार्टमेंट की, उन सब पे हम लोगों को सर निरंतर गाइड करते हैं, प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं। मैं सर का स्वागत कर रहा हूं परख राशि सर्वेक्षण 2024 के बारे में आपके उद्बोधन के लिए। सर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। आज की इस ऑनलाइन गोष्ठी में उपस्थित जो भी हमारे प्रधानाध्यापक हैं, जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक संकुल हैं, यार जी हैं, SRP हैं, आप सभी का भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ SCRT की तरफ से। आप सभी को पूर्व से ही जानकारी है कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का आयोजन पूरे पूरे देश में एक साथ 4 दिसंबर को किया जा रहा है। और इस परख असेसमेंट सर्वे के आधार पर जैसा कि आप जानते हैं पहले भी हो चुका है 2017 में भी और 2021 में भी, इसके आधार पर स्टेट की इंडेक्सिंग होती है और पूरे देश में उत्तर प्रदेश का जो संप्राप्ति स्तर है, जो वहाँ पे असेसमेंट सर्वे में रिजल्ट्स आते हैं, उससे उसका स्टेटस तय होता है और इसमें जो है निर्धारण होता है कि उत्तर प्रदेश किस नंबर पर रहा है सारी राज्यों। तो ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सर्वे से ही पूरा विदित होता है, एक इंडिकेशन मिलता है कि वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था कैसी है, वहाँ पे टीचर एजुकेशन कैसा है। तो इससे ओवरऑल रिफ्लेक्शन होता है और ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है और उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा का भी विषय है और इससे परिलक्षित होगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है। तो हम सबके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 3 कक्षाओं में असेसमेंट सर्वे का काम होगा। कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9। देखना ये होता है कि जो कक्षा 3 है इसमें फाउंडेशन स्टेज में बच्चों ने कैसे किया है और कक्षा 1, 2 में, इसके बाद फिर 3 में हम असेसमेंट टेस्ट करेंगे जिससे पता लगेगा कि आधारभूत संप्राप्ति स्तर क्या है। इसी तरीके से 6 को चुना गया है। 4, 5 का जो मैं बात कर रहा था परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण की, तो ये कक्षा 3 और 6 और 9 में किया जाएगा। ये जो सर्वेक्षण का कार्य होगा ये OMR बेस्ड होगा और इस पर जो है बच्चों द्वारा जो उनका रिस्पांस होगा वो OMR शीट पर भरा जाएगा। इसमें हम लोग आगे उस पर डिटेल में बात करेंगे। इसमें 3 प्रश्नावली होगी। एक PQ होगा, पीपल क्वेश्चनर, और एक TQ होगा, टीचर क्वेश्चनर, और एक SQ होगा जो स्कूल क्वेश्चनर के नाम पर होगा। उसमें आगे डिटेल में बात करें। इसके पूरे विहंगम दृष्टिकोण में बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट भारत में ये पूरे भारत में आयोजित किया जा रहा है। 782 जिले पूरे इंडिया में सिलेक्ट किए गए हैं
जिनमें से 88,000 से अधिक स्कूल होंगे और 23 लाख से अधिक बच्चे होंगे तथा 22 भाषाओं में ये आयोजित किया जाएगा। चूंकि हमारा स्टेट बहुत बड़ा है, इसलिए जो भारत में टोटल 88,000 स्कूल्स में होगा और अकेले यूपी में 9,715 स्कूलों में 75 जनपदों में ये कार्य किया जाएगा सर्वे का, और इसमें लगभग 3 लाख बच्चे हमारे इन्वॉल्व होंगे। ये 4 भाषाओं में मुख्यतः होगा, जो हमारे यहाँ कुछ भाषाएं हैं, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत। इसमें एक चीज और कहनी है कि ये जो सर्वे का कार्य हो रहा है, ये अकेले परिषदीय विद्यालयों में नहीं होगा। ये परिषदीय के साथ साथ जो है जो मान्यता प्राप्त विद्यालय है, चाहे वो एडेड हो, अनएडेड हो, मदरसा हो सकते हैं, समाज कल्याण के विद्यालय हो सकते हैं, आईसीएसई बोर्ड के विद्यालय हो सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय हो सकते हैं। तो इस तरीके से समस्त विद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। अभी विद्यालयों का चयन नहीं हुआ है, जैसे ही विद्यालय चयनित होकर आ जाएंगे भारत सरकार से, उसको हम तुरंत आप लोगों को जनपदों में सूचित करेंगे और आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि जिले के किन किन विद्यालयों में असेसमेंट सर्वे का कार्य होना है। नेक्स्ट, इसमें ग्रेड 3, ग्रेड 6 और ग्रेड 9 में जो और नेक्स्ट 3 तरह के जो है टेस्ट फॉर्म डेवलप किए गए। कक्षा 3 में जो टेस्ट बुकलेट होगी वो 6 तरह की होगी। टेस्ट फॉर्म 31, 32, 33, 34, 35 और 36। और मुख्यतः इसमें भाषा होगी, गणित होगी और हमारे आसपास की दुनिया, द वर्ल्ड अराउंड अस। इसके 45 क्वेश्चन होंगे, 15-15 क्वेश्चन होंगे और इसमें जो समय मिलेगा वो 90 मिनट का होगा। इसी तरीके से ग्रेड 6 में भी टेस्ट फॉर्म जो हमारा है वो 6 प्रकार की होगी और इसमें भी वही विषय है, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और द वर्ल्ड अराउंड अस। इसमें 51 क्वेश्चन होंगे और ये भी 90 मिनट का होगा। जो कक्षा 9 के बच्चों के लिए होगा वो 8 प्रकार के टेस्ट फॉर्म है और इसमें लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस 4 भाषा के 20-20 क्वेश्चन होंगे। लेकिन इसमें से टोटल जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 60 क्वेश्चन का आएगा। तो उसमें ये डिपेंड करेगा कि जो सीबीएसई पेपर बनाएगा उसमें वो एक सब्जेक्ट को किसी को हटाकर बनाएगा। कहीं किसी बुकलेट में कोई एक सब्जेक्ट हटा होगा और किसी दूसरे बुकलेट में कोई दूसरा सब्जेक्ट हटा होगा, ऐसे करके, लेकिन उसमें भी 20-20 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के मूल्यांकन का डिजाइन क्या है? अभी मैं बता रहा था कि कक्षा 3 में इसलिए है कि आधारभूत स्तर का अंत होगा, कक्षा 1, 2 और जो बाल वाटिका है उसको पढ़कर जो बच्चे आएंगे, इसलिए कक्षा 3 का रखा गया है। इसमें भाषा, गणित और हमारे आसपास की दुनिया होगी, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट और नेक्स्ट, इस सर्वे के बारे में थोड़ा सा और आपको स्ट्रक्चर बता दूं। ये पूरे 36 राज्यों में भारत के हो रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों में। ये भारत सरकार का जो स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, शिक्षा मंत्रालय, उसके नेतृत्व में कराया जा रहा है। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख एनसीईआरटी द्वारा कराया जाएगा। राज्य स्तरीय समन्वयक, इसमें परख में हमारे राज्य परियोजना निदेशक इसके स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और साथ ही निदेशक एससीईआरटी इसके स्टेट कोऑर्डिनेटर परख में रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोगों ने प्राचार्य डाइट को और डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स डीआईएस को इसमें जिला स्तरीय समन्वयक बनाया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर। इसके अलावा इसमें 2 असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर भी हम लोगों ने बनाए हैं, वो डाइट के 2 प्रवक्ता हैं। मेन जो इसमें कार्य होगा फील्ड इन्वेस्टिगेटर का होगा। ये जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर होंगे ये मुख्य रूप से सर्वे का कार्य कराएंगे, जो विद्यालयों में जाएंगे, बच्चों के रिस्पांस को नोट करेंगे, वो एमआरसी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये पूरा फील्ड इन्वेस्टिगेटर का कार्य जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और ये 9,715 स्कूल्स हैं, तो हमने प्रत्येक जिले में जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं उनको फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में चयनित किया है और ये लगभग 9,715 है। 10% सभी डायटों ने अतिरिक्त किए हैं, तो इसलिए कि कभी किसी को कोई दिक्कत आएगी, कोई बीमार हो जाए, उस दृष्टि से सेफ्टी मेजर के हिसाब से इनको हम लोगों ने फील्ड इन्वेस्टिगेटर तैनात किया। और इनका बहुत मुख्य रोल होगा, जैसे चुनाव में पीठासीन अधिकारी का कार्य होता है, वैसे ही फील्ड इन्वेस्टिगेटर का कार्य होगा।
इसके अलावा वरिष्ठ राष्ट्रीय पर्यवेक्षक, जब 4 दिसंबर को ये पर्यवेक्षण का कार्य होगा तो नेशनल लेवल के ऑब्जर्वर्स भी आएंगे और जनपदों में जाएंगे और वो देखेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण का कार्य, सर्वे का कार्य आयोजित किया जा रहा है, कि उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं। इस तरीके से राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाए। नेक्स्ट, जनपद स्तरीय समन्वय के बारे में मैंने अभी बता दिया है आपको कि सब जगह हम लोगों ने ये तैनात कर दिए हैं। फील्ड इन्वेस्टिगेटर भी तैनात हो गए हैं, आप सबको धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी। और इसमें फील्ड इन्वेस्टिगेटर में डिटेल में मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो सर्वे का कार्य है ये पूरी तटस्थता और पारदर्शिता के साथ किया जाना है। इसलिए इसमें जो भारत सरकार की गाइडलाइंस थी कि एफआई के रूप में पहले डायट के जो प्रशिक्षु हैं डीएलएड के, उनको प्रियोरिटी के आधार पर फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में तैयार किया जाए, नामित किया जाए। तो उसमें हम लोगों ने इनको नामित भी कर दिया है। और ज्यादातर जगहों में जो 80-90% हमारे एफआई बने हैं वो डाइट के डीएलएड के स्टूडेंट्स ही हैं। कहीं कहीं पे कुछ डाइटों में जो इन सर्विस ट्रेनिंग नहीं होती है वहां पे कुछ टीचर्स को लगाया गया। टीचर को भी लगाया जा सकता है, बशर्ते कि वो टीचर ना हो जो जिस विद्यालय में सर्वे का कार्य हो रहा। तो उसमें भी जो निर्देश एससीईआरटी से दिए गए थे वो ये दिए गए थे कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जो है शिक्षकों को भेजा जाए अगर किसी की ड्यूटी लगाते हैं तो। जनरली एफआई डाइट के स्टूडेंट्स को ही बनाया जाए। नेक्स्ट, फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए एससीईआरटी के समन्वय प्रशिक्षण कार्यशालाएं का आयोजन करना। इसमें हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एडीएलसी बनाए गए थे उनको भारत सरकार के 2 प्रतिनिधि आए थे, प्रोफेसर आए थे जो इस काम में संलग्न हैं। और जो इंद्राणी मैडम है उनके द्वारा भी हम लोगों ने एक दिवसीय प्रशिक्षण पूरे 75 जनपद के एडीएलसी का करा दिया है। और उनको निर्देश भी दिया गया था कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर का भी प्रशिक्षण कराया जाए। शीघ्र ही, जैसा कि आनंद जी ने अभी बोला था, हम लोग ऑनलाइन एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स की भी का भी प्रशिक्षण कराएंगे। जितना बेहतर प्रशिक्षण हम लोग फील्ड इन्वेस्टिगेटर का कर देंगे और जितने ये पारंगत हो जाएंगे सर्वे के काम में, उतना बेहतर जो है रिजल्ट आने की संभावना है और ठीक से सर्वे का काम भी संपादित हो जाए। इसके अलावा इनका जो प्रशिक्षण है इसके लिए हम लोग धनराशि भी शीघ्र ही भेज रहे हैं। जो डायट प्रिंसिपल भी जुड़े होंगे उनको बताना चाहूंगा कि आप लोग जो है इनके प्रशिक्षण की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। परियोजना से लगातार हम लोगों का संवाद चल रहा है, डीजी मैडम ने और एसपीडी मैडम ने भी बोल रखा है। उसकी जो धनराशि है इनको 180 रुपए की गाइडलाइन से 180 रुपए के हिसाब से हम लोग इनके प्रशिक्षण का पैसा शीघ्र ही आपको भेज देंगे। तो आप लोग जो है प्रशिक्षण कराना प्रारंभ कर दीजिए। अगर कहीं भी किसी तरह की कठिनाई है, एससीईआरटी के हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, हम लोग हैं, आनंद हैं, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आप जो है फील्ड इन्वेस्टिगेटर का लगातार प्रशिक्षण करिए। 2 बार में करना है फील्ड इन्वेस्टिगेटर का। ये डिटेल में हम लेटर भेज देंगे कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर का एक फर्स्ट फेज का प्रशिक्षण होना है और एक फिर जब 4 दिसंबर के थोड़ा पहले, 1 सप्ताह पहले करीब एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित होगा और उसकी धनराशि हम लोग शीघ्र ही डायटों को भेजेंगे। इसके अलावा सीबीएसई द्वारा भी क्षेत्रीय समन्वयक नामित किए गए हैं, जनपद स्तरीय समन्वयक नामित किए गए हैं। जो क्षेत्रीय समन्वयक हैं उनके साथ हम लोग संवाद यहाँ स्टेट लेवल पे कर रहे हैं। जनपद स्तरीय समन्वयक की भी सूची आ गई है हमारे पास और आज ही हम सारे डाइट प्रिंसिपल्स को भेज देंगे। आप लोगों से समन्वय स्थापित कर लीजिए। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि हर जिले में जितने एफआई होंगे और जितने विद्यालयों में सर्वे का कार्य कराया जाएगा उतने विद्यालयों के लिए सीबीएसई द्वारा जो उनके अध्यापक हैं उनको पर्यवेक्षकों के रूप में नामित किया जाएगा और उनका भी प्रशिक्षण वो कराएंगे। और उन्हीं की ये जिम्मेदारी होगी कि जो मटेरियल होगा असेसमेंट सर्वे से संबंधित, जो भी मटेरियल होगा, चाहे वो बुकलेट हो चाहे वो एमआर शीट हो, ये पर्यवेक्षक ही अपने सीबीएसई का जो क्लस्टर होगा वहां से प्राप्त करेंगे और लेकर जाएंगे। एफआई की जिम्मेदारी ये होगी कि वो विद्यालय में ठीक से सर्वे का कार्य संपादित कराएंगे। तो मटेरियल लाने की जिम्मेदारी उनकी होगी, फिर कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी एफआई की होगी और फिर वापस ले जाने की भी जिम्मेदारी सीबीएसई के पर्यवेक्षकों की होगी। इसमें मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जो एफआई है और जो पर्यवेक्षक हैं
इनके समन्वय की बहुत आवश्यकता है। एक दूसरे को जानना चाहिए, एक दूसरे से संपर्क में रहना चाहिए, जिससे कि सर्वे के दिन ऐसा ना हो कि पर्यवेक्षक को ये ना पता हो कि एफआई कौन जा रहा है उस विद्यालय में, और जो है एफआई को ना पता हो कि पर्यवेक्षक कौन जा रहा है, और कहीं पेपर के ले जाने में या मटेरियल के ले जाने में कोई कठिनाई ना हो, विलंब ना हो। इसलिए समन्वय के लिए भी हम लोग एक निर्देश डीजी मैडम की तरफ से अभी भिजवा रहे हैं। सर्वे से पूर्व एफआई द्वारा विद्यालय का भ्रमण सुनिश्चित करना, जिससे सर्वेक्षण के दिन समय से विद्यालय पहुंचे। इसमें काफी अध्यापक जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि जो लोग सर्वे के लिए आएंगे, पहले से आएंगे एफआई वगैरह, उनको बोल रहे हैं हम लोग कि आप पहले विद्यालय पहुंचे, तो उनको ठीक से सहयोग प्रदान करें, और ऐसा ऐसा कमरा वगैरह देख लें जहाँ पे अच्छे से प्रकाश की व्यवस्था हो, कोई CWSN का बच्चा हो, उसके आने जाने की सुविधा हो, ये सब देख लें, और उस हिसाब से विद्यालय में जो है एक ऐसा कक्ष चयनित कर लें जहाँ पर ये सर्वे का कार्य कंडक्ट कराया जाए, फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इस पूरे सर्वेक्षण कार्य को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कराना है, और एक सिंपल व्यू होना चाहिए कि ये सर्वे जो है, इससे हमारी स्थिति का ज्ञान होगा। हमें पता लगेगा कि हमें कहाँ किस सब्जेक्ट में कौन सी प्रॉब्लम है, किस एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे हम बेहतर हैं मैथ्स में, कहाँ हम लैंग्वेज में बेहतर हैं, और उसके आधार पर आगे की रणनीति बनाने में हमको इसमें बहुत सहयोग मिलेगा इस डाटा से। तो इसको पूरे पारदर्शी तरीके से और बहुत सामान्य तरीके से लिया जाना चाहिए। ये कोई इस तरह की परीक्षा नहीं जिससे किसी का फायदा या नुकसान होने वाला। नेक्स्ट, आज जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ बुलेट पॉइंट्स हम लोगों ने बनाए हैं, जिन पर प्रधानाध्यापक और शिक्षक की क्या जिम्मेदारी है, उनकी क्या भूमिका रहेगी, ये बिंदु निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले तो ये है कि निर्धारित समय पर एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप सर्वेक्षण कराना। उस दिन जब 4 दिसंबर को विद्यालय 9 बजे खुलेंगे, तो हम लोग एफआई के लिए निर्देशित कर रहे हैं कि वो लगभग 8:45 बजे एफआई और ऑब्जर्वर जो है वो 8:45 बजे विद्यालय में पहुंच जाए। बेहतर होगा कि शिक्षक और प्रधानाध्यापक भी उस दिन थोड़ा समय से पहले पहुंचे, और इसके अलावा असेंबली करा लें, और बहुत सारे काम होंगे। सर्वेक्षण के दिन छात्रों एवं शिक्षकों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना। सभी प्रधानाध्यापकों से, शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि ये जो सर्वे का कार्य है, इसमें भारत सरकार ये अपेक्षा करता है कि सभी बच्चे प्रतिभाग करें। तो अगर आपके विद्यालय में कक्षा 3 या कक्षा 6 या कक्षा 9 के लिए चयन किया गया है कि वहां पे इन कक्षाओं में बच्चों का सर्वे का कार्य कराया जाएगा, तो आप सबसे अनुरोध ये है कि आप लोग प्रयास करिए कि उस दिन उस कक्षा के समस्त बच्चे उपस्थित हों और सर्वे के कार्य में प्रतिभाग जरूर करें, जिससे विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति का भी अंदाजा होगा और आप सबका भी गौरव बढ़ेगा। तो मैं अनुरोध ये करूंगा कि आपका प्रयास अभी से ये प्रारंभ हो जाना चाहिए, क्योंकि जो अभी प्रैक्टिस क्लासेस आप लोग चला रहे हैं, वो एमआर शीट भर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो सारे बच्चों की उपस्थिति अभी से सुनिश्चित की जाए। अगर कुछ बच्चे उसी दिन उपस्थित होंगे तो वो एमआर शीट का प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और ऐसी गलतियां जो अवांछित होंगी वो करेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप लोग इन कक्षाओं पर, जो आपके यहाँ का प्राथमिक विद्यालय तो कक्षा 3 कंपोजिट है, तो कक्षा 3 और 6 के विद्यालय बच्चे हैं, उनको आप उपस्थिति सुनिश्चित कराएं और उनकी प्रैक्टिस कराएं। प्रैक्टिस में ही आपका ये पूरा ध्यान होना चाहिए कि 100% बच्चे जो नामांकित हैं उनको सबको उस दिन उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। अभी आप लोग शनिवार को ये कार्य करा रहे होंगे, तो इसको जरा सुनिश्चित किया जाए। और ये चूंकि प्रदेश का भी मामला है, तो इसमें हमें विशेष ध्यान आप लोगों का आपसे अनुरोध है कि अपेक्षित। परीक्षा कक्ष में प्रकाश की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उस दिन जो है ऐसा कमरा चयन किया जाए जहाँ पे अंधेरा हो, और भारत सरकार के ऑब्जर्वर आएंगे और बाकी लोग भी आएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी बहुत सारे लोग आएंगे, तो वो अच्छा मैसेज ना जाए। इसलिए जो बेहतरीन प्रकाश की व्यवस्था हो, जहाँ पे ट्यूबलाइट हो, कमरा साफ सुथरा हो, बैठने की उचित व्यवस्था हो, फर्नीचर उपलब्ध हो, ऐसे कमरे में ही सर्वे का कार्य संपादित कराया जाए, ये आपसे अपेक्षा है। सर्वेक्षण से पूर्व छात्रों द्वारा प्रश्न पत्र ओएमआर शीट भरने का अभ्यास कराना, ये अभी हम लोग बात कर रहे थे, और आप लोग इसमें इस बार काफी काम भी कर रहे हैं। हायर स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है।
और ज्यादातर स्कूलों में इस तरीके से प्रैक्टिस कराई दे रहे हो मार्कशीट का करने का। तो आप लोग इसको कराते रहिए और पूरी 100% उपस्थिति के साथ कराएंगे तो अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त होंगे। वो जिस दिन सर्वे का कार्य होगा, सीबीएसई वाले जो लोग हैं उन्होंने बताया है कि बाल पेन और की व्यवस्था वो लोग शायद स्टेशनरी के साथ करेंगे, लेकिन फिर भी अभी जब तक उनका कंफर्म ना हो जाए तब तक हम लोग यही चाहेंगे कि जो सर्वे का दिन है उस दिन आप लोग कुछ अतिरिक्त बाल पेन रखिएगा। काला नीला किसी का खराब हो जाता है, कोई कभी कभी रह जाता है, कोई नहीं लेके आता है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास बाल पेन की व्यवस्था होनी चाहिए। और वैसे भी जब आप ओएमआर शीट की प्रैक्टिस करा रहे हैं तो मुझे लगता है आपने व्यवस्था कर ली होगी। अगर कहीं नहीं है तो ये जरूर सुनिश्चित किया जाए कि 4 दिसंबर को सर्वे के दिन आपके पास कुछ अतिरिक्त बाल पेन जरूर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बाल पेन ना उपलब्ध हो और फिर कोई बच्चा ओएमआर शीट पे अपना परफॉर्मेंस नोट न कर पाए। इसके अलावा प्रधानाध्यापक की एक जिम्मेदारी और होगी इस पूरे सर्वे में। ज्यादातर लोगों ने पहले भी काम किया है, जो स्कूल क्वेश्चन होता है, स्कूल प्रश्नावली, उसको भरने का काम प्रधानाध्यापक द्वारा जो है किया जाएगा और एफआई इसमें दोनों लोग मिलकर इसको भरेंगे। स्कूल संबंधी जानकारी एसक्यू में देनी होती है जो महत्वपूर्ण होती है, कोई जानकारी गलत ना हो, इसलिए प्रधानाध्यापक विशेष ध्यान देकर स्कूल क्वेश्चन को भरवाएं। इसके अलावा एक टीक्यू होता है, टीचर्स क्वेश्चन, जिसको शिक्षक प्रश्नावली कहते हैं। ये विषय से संबंधित अध्यापक द्वारा भरा जाएगा जो उस विषय को पढ़ाता हो। अगर जैसे लैंग्वेज का है तो भाषा पढ़ाने वाले शिक्षक द्वारा भरा जाएगा, मैथ्स का है तो मैथ के टीचर द्वारा भरा जाएगा। इसमें भी एफआई को सहयोग प्रदान करना। फील्ड इन्वेस्टिगेटर सीबीएसई पर्यवेक्षक से समुचित सहयोग, इसकी बात हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डायरेक्ट प्रिंसिपल से भी कर रहे हैं। लगातार बैठकें की जा रही हैं डीजी मैडम द्वारा, एसपीडी मैडम द्वारा, और हम लोग भी बात करते हैं कि इसमें समन्वय जरूर स्थापित किया जाए। अगर एफआई और पर्यवेक्षक पहले से ही समन्वय बना के रखेंगे, संपर्क में रहेंगे, तो उस दिन जो समस्या आ सकती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। सबको पता रहेगा कि समय से पहुंच रहे हैं, कहाँ पहुंचे, कहाँ नहीं पहुंचे, क्या कठिनाई है, किसी की गाड़ी तो नहीं खराब हो गई, जिससे हम एक माइंडसेट बना के रखते हैं और एक बड़े काम में सबके समन्वय और सहयोग की आवश्यकता हो। तो ये आप भी देख लीजिएगा कि आपके यहाँ भी पता लग जाएगा कि कौन एफआई आएगा, कौन पर्यवेक्षक आएगा। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सारी जानकारी नीचे के स्तर तक भी हो, विद्यालय स्तर तक भी हो, जिससे आप लोगों को भी कोई कठिनाई ना हो। बार बार फिर कहा जा रहा है, सर्वेक्षण निष्पक्ष, पारदर्शी और सहज दृष्टिकोण से संपन्न कराना। नेक्स्ट नेक्स्ट फील्ड इन्वेस्टिगेटर को, हालांकि ये आपसे बहुत संबंधित नहीं, लेकिन फील्ड इन्वेस्टिगेटर को हम लोगों ने निर्देश दे दिए हैं कि विद्यालय असेंबली से पहले पहुंचेंगे, यानी 8:45 पहुंच जाएंगे, 9 बजे स्कूल खुलेगा। इसके अलावा जब अचीवमेंट टेस्ट पैकेट प्राप्त होगा जो ऑब्जर्वर लेके आएंगे, तो उसका एक बार वो देख लें कि उसका सील वगैरह बंद है कि नहीं। हालांकि कोई ऐसा बहुत इशू नहीं है और कोई बहुत वैसा एग्जाम नहीं है, जस्ट ये सर्वे है, तो जनरली तो ये सील बंद मिलेगा और कोई कठिनाई भी नहीं आएगी। फिर भी एक बार ये एक जरूरी कार्य है, इसको देख लिया जाए। मूल्यांकन के दिन ही पैकेट खोला जाएगा। हालांकि जब ऑब्जर्वर उस दिन जाएगा तभी मिलेगा ही, तो जब मिलेगा ही उस दिन तो उसी दिन ही खोला जाएगा। सील ड्यूटी हुई है तो उसका उल्लेख जिला समन्वयक को रिपोर्ट करेंगे और कंट्रोल शीट में भी कर देंगे। लेकिन सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। बहुत पैनिक नहीं क्रिएट करना है कि सील टूट गई, कोई ऐसा नहीं है कि उसका कोई पेपर निकल जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसकी एक औपचारिकता है जिसको पूर्ण करना है कि अगर टूटी है तो उसका उल्लेख करेंगे, लेकिन सर्वे कार्य को कदापि बाधित नहीं करेंगे। सर्वे कार्य होगा चाहे सील टूटी हो अथवा ना टूटी हो, टूटे होने की कोई संभावना नहीं, तो इसको उल्लेख करेंगे और सर्वे कराएंगे। इसके बाद सेक्शन और छात्रों की सैंपलिंग ये फील्ड इन्वेस्टिगेटर करेगा, उसको हम लोगों ने बता दिया है। आप लोगों को इतना बता रहे हैं कि अगर जो सैंपलिंग का कार्य होता है उसमें ये होता है कि अगर किसी कक्षा में 30 से अधिक बच्चे हैं या एक विद्यालय में सपोज 2 कक्षाएं, कक्षा 6 में ए बी सी करके 3 कक्षाएं हैं, तो उसमें से रेंडमाइजेशन करके एक कक्षा का चयन करना है, एक सेक्शन चयनित होगा, और फिर उसमें से मान लीजिए जिस क्लास का आपने चयन किया है, जिस सेक्शन का चयन किया है, उसमें 30 से अधिक बच्चे हैं, तो फिर सैंपलिंग करके उसमें 30 बच्चों का
ही सर्वे का कार्य होना है। और ये किस किस तरीके से किया जाना है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर को हम लोगों ने पूरी ट्रेनिंग दे दी है। अधिकतम 30 बच्चों का सर्वे कराना है, न्यूनतम की कोई संख्या नहीं लिखी है, इसलिए आपको प्रयास करके 30 बच्चे अगर हैं तो 30 को उस दिन उपस्थित कराना है। अगर मान लीजिए 15 ही इनरोल्ड है तो 15 को कराना है, लेकिन 100% उपस्थिति आपको सुनिश्चित करनी। और ये जो कंट्रोल शीट है इसको भरने में भी आपको मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो विद्यालय से संबंधित हैं। एफआई को आपको बताना पड़ेगा, तो उसमें आप लोग एफआई को सहयोग प्रदान करिए कि जो है इसको कैसे भरा जाए, और इससे संबंधित जो सूचनाएं वो मांगेंगे उनको दे दीजिए। टेस्ट बुकलेट में निर्देश और प्रशिक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों प्रक्रियाओं के अनुसार। अच्छा ठीक है। कक्षा 3 के जो बच्चे होंगे उनका जो सर्वे कार्य होगा उसमें आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जो टेस्ट बुकलेट होगी उसको वो जो एफआई है वो पढ़ेगा। इसके बाद बच्चा उसमें बुकलेट में रिस्पांस करेगा और उस रिस्पांस को ओएमआर शीट में एफआई द्वारा चिन्हित किया जाएगा, यानी जो सर्कल है ओएमआर शीट में वो कक्षा 3 में एफआई द्वारा भरा जाएगा। कक्षा 6 और 9 में जो है इसमें बच्चा खुद पढ़ेगा, खुद समझेगा और खुद ओएमआर शीट भरेगा, इसमें एफआई इस तरह का कोई कार्य नहीं करेगा। तो ये स्थिति है। कक्षा 3 के लिए टेस्ट फॉर्म और ओएमआर शीट पर छात्र की जानकारी भरे, टेस्ट बुकलेट और पीक्यू में छात्रों के उत्तरों को ओएमआर शीट पर स्थानांतरित अंकित करेंगे, ये एफआई का काम होगा। मूल्यांकन के दिन टेस्ट बुकलेट और पीक्यू के प्रशासन के साथ ही संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य से मिलकर एसक्यू तथा कक्षा 3, 6, 9 को पढ़ाने वाले शिक्षकों से संपर्क कर टीक्यू को पूरा करना। तो ये जो सब्जेक्ट वाइज जो मैंने बताया था पहले भी कि एसक्यू प्रधानाचार्य द्वारा भरा जाएगा और टीक्यू जो है जो टीचर होगा उस संबंधित विषय का उसके द्वारा भरा जाएगा। नेक्स्ट। सर्वेक्षण के दिन जो है इसमें एक चीज और कहनी थी मेरे को, जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर आपके यहाँ 8:45 पहुंचेंगे, और पिछले वर्षों में कक्षा 3 में एफआई 2 रहते थे और कक्षा 6 और 9 या 8 होता था उस समय, तो उस समय एफआई 1 रहता था। अब की बार कक्षा 3 में एफआई 1 ही रखा गया है, और कक्षा 3 में एफआई का रोल बहुत बड़ा है। इसलिए बड़ा है कि एक तो जनरल इंफॉर्मेशन जो एमआर शीट में रहती है वो भी उसके द्वारा भरा जाना है, फिर बच्चा जो बुकलेट पे रिस्पांस करेगा उसको फिर ओएमआर शीट में भरा जाना। तो एक एफआई के लिए काफी बड़ा काम है। इसमें चूंकि विद्यालय उस दिन 9 बजे खुलेंगे और 8:45 ये लोग पहुंच जाएंगे ऑब्जर्वर और एफआई, तो ये जो 9 बजे से जो 10:30 बजे का टाइम है यानी 1.5 घंटे का, इसमें आप वो जो एफआई द्वारा है वो सारी चीजें करवानी है। आप लोगों का एसक्यू भी बनाना है, टीक्यू भी बनाना है, और ये जो एसक्यू है, इसके अलावा टीचर वो जो बच्चा है उसका जनरल इंफॉर्मेशन भी बनाना है। तो लगभग 1.5 घंटे का समय लगेगा। तो 9:30 से 10:30 के बीच में ये सारी औपचारिकताएं पूरी करेंगे जो फॉर्मेलिटीज हैं, और 10:30 से फिर उसका 90 मिनट का समय होगा प्रश्न पत्र को सॉल्व करने, यानी 12 बजे तक। ये कक्षा 3 में भी और ये कक्षा 6 में भी। ये जो एफआई आएंगे इनको हम लोगों ने बोला है कि 10:30 से 12 बजे तक प्योरली 90 मिनट ये जो है बच्चों को देंगे। तो पहले का जो 1.5 घंटा है उसमें वो समस्त कार्रवाई पूर्ण कर लें, और उसमें जहां कहीं सहयोग की आवश्यकता हो उसको टीक्यू बनने में, एसक्यू बनने में, उसमें आप यथोचित उसकी मदद करेंगे। जो एग्जाम कंडक्ट करेगा, जो परफॉर्मेंस, जो रिस्पांस को नोट करेगा, उसमें शिक्षकों का कोई रोल नहीं होगा। वो एफआई का कार्य है प्योरली, और वो एफआई ही करेगा। तो 10:30 से शुरू होगा और उसका 90 मिनट करके 12 बजे करीब खत्म होगा, और 12 बजे के बाद फिर 12 बजे के बाद ही वो रिस्पांस को उसमें भरेगा कि सर्किल पूरे करेगा वेबनार शीट में। ये उसको हम लोगों ने बता रखा है और बता रहे हैं आप लोगों को, इसलिए बता रहे हैं कि वो जो 1.5 घंटे का समय है वो सिर्फ रिस्पांस देने के लिए, उसको कोई टच नहीं होना चाहिए।
जो पहले की कार्रवाई होनी वो पहले के 1.5 घंटे में, यानी 9 बजे से 10:30 बजे तक करना है। 10:30 बजे से पेपर की शुरुआत होगी, 12 बजे करना है, 12 बजे तक पेपर रहेगा। फिर उसको जो OMR शीट में रिस्पांस भरने हैं वो 12 बजे के बाद रहेगा। अच्छा। बच्चों का टाइम किसी भी दशा में पूर्ण नहीं करेगा, तो इस पर बहुत ध्यान रखना है। ओके। नेक्स्ट यही क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट मूल्यांकन के दिन ये जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर की बात हम कर रहे हैं, इसमें सारा वही डिजाइन किया हुआ है और इसको वैसे ही करना है। डिटेल में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर ये कौन कौन सी गतिविधि कैसे कैसे होगी, इस पर पूरी बात हम कर चुके हैं। इसमें स्टार्ट में लिखा हुआ है, ये सब की जानकारी में इसलिए ला रहे हैं कि इसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, उस दिन निरीक्षण वगैरह की भी व्यवस्था रहेगी। BO, BSA, AD बेसिक सभी लोग निरीक्षण पे रहेंगे। प्राचार्य डाइट और जनपद स्तर पर भी लगातार DG मैडम द्वारा कहा गया है कि आप लोग जो है इस पर निरीक्षण करेंगे और उनके भी लोकल ऑब्जर्वर भी हो सकते, तो उन सब चीजों का भी इसमें उल्लेख किया गया। नेक्स्ट, थैंक यू। फिर मैं कहूंगा परख एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इसको बहुत अच्छे से संपादित करना है, जिससे पूरे प्रदेश का जो है एक क्या शिक्षा व्यवस्था है पूरा रिफ्लेक्ट होगा। और हमारे उच्चाधिकारी और हम सब लोग बहुत अपेक्षा रखते हैं आप सबसे कि इस कार्य में अच्छे से सहयोग करेंगे और एक अच्छा रिस्पांस इस बार सर्वे में आएगा। ये उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी को भी बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा पुनः प्रणाम, नमस्कार। अभी आपने JDS-CRT सर को परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण पे सुना। मुझे आपसे 2-3 इश्यूज पे बात करनी है। एक तो निपुण भारत मिशन के लक्ष्य में कुछ संशोधन किए गए हैं जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत हैं। दूसरा, हमारा निपुण असेसमेंट टेस्ट इस माह में किया जाना है, आयोजित किया जाना है। और इसके अलावा DLED प्रशिक्षुओं के माध्यम से माह दिसंबर और फरवरी माह में आकलन किया जाना है ग्रेड 1-2 के बच्चों का निपुण दक्षताओं पे। हम 21st सेंचुरी के थर्ड डिकेड में हैं। निपुण के लिए हमारा डेडिकेटेड ये थर्ड ईयर है। हम लोग FLN में इसके पहले से भी कार्य कर रहे हैं। तो लगभग हम लोगों ने जो कोविड का टाइम था वो हटा दें तो भी 3-4 साल का हम लोगों ने क्रूसियल टाइम बिताया है FLN पे। और टीचर्स, जो हमारे अच्छे टीचर्स हैं, SCRT हैं, विशेषज्ञ संस्थाएं हैं, उनके सहयोग से हम लोगों ने एक सुविचारित शैक्षणिक रणनीति अपनाई है। कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन हो, टीचर्स का कैपेसिटी बिल्डिंग हो या क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। और जो निपुण लक्ष्य भले संशोधित हुए हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि स्लाइड नेक्स्ट प्लीज, स्लाइड। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत निपुण लक्ष्य में संशोधन किए गए हैं। ये लक्ष्य आप देखेंगे कि जैसे पहले हमारा 45 वर्ड्स पर मिनट फ्लो एक की कॉम्पिटेंसी था, लेकिन अभी भारत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जो नए लक्ष्य शेयर किए गए हैं, आप रिकॉल करिए कि हमारी जो निपुण सूची थी वह निपुण सूची ही हमारा निपुण लक्ष्य है। और उसमें कुछ माइनर से चेंजेस किए गए हैं। जैसे पहले आपका 45 वर्ड्स पर मिनट फ्लो की जगह अभी उपयुक्त प्रवाह को रखा गया है, सहज प्रवाह, उचित प्रवाह को रखा गया है रीडिंग फ्लुएंसी में। और लेखन कार्य पे अलग से फोकस किया गया है। तो आपसे अनुरोध यह है कि जब आप क्लासरूम्स में या बच्चों के साथ टीचिंग लर्निंग का वर्क कर रहे हैं तो श्रुतलेख के माध्यम से एक डेडिकेटेड टाइम 30 मिनट्स का उन्हें लेखन कार्य में जरूर इन्वॉल्व करें, एंगेज करें। ऐसे ही आपको मौखिक भाषा विकास पे फोकस करना है। बच्चों को स्थानीय कविता, गीत कहाँ सुनाने के लिए लक्ष्य में कुछ माइनर से चेंजेस किए गए हैं। गणित की दक्षताओं पर जो चेंजेस हैं वो आप देखेंगे कि नोट एवं सिक्कों का प्रयोग जोड़ा गया है। तो जो चेंजेस किए गए हैं आपके लक्ष्य में वो बहुत माइनर से हैं, लेकिन हमारी जो आपसे स्ट्रेटजी पहले शेयर की गई है आप उसे देखिए तो हमारी संदर्शिका एज इट इज है। वो 25 वीक का जो प्लान है वो उसे कवर करती है।
हमारी कार्य पुस्तिका लेखन को फोकस करती है। किट्स जो उपलब्ध कराई गई हैं या प्रिंटेड सामग्री जो उपलब्ध कराई गई है, तो वो इन दक्षताओं को पूर्व से ही समेकित करती है। और किट्स में आप देखेंगे जो एनसीईआरटी की किट्स सभी विद्यालयों में उपलब्ध कराई गई है, उसमें मुद्रा, सिक्के पहले से ही उपलब्ध हैं। तो हमारा सेट, जो हमारी रणनीति है, जो हमारे टूल्स हैं, जो हमारा आपको पूरा पैकेज दिया गया है क्लासरूम टीचिंग के लिए, और हमारे जो टीचर्स ट्रेनिंग या संकुल सप्रेशन की बैठकें हैं, वो भी इसको सपोर्ट करती हैं। सिर्फ और सिर्फ उन पे फोकस नया हो गया है। से अलग से फोकस करना है। पर्पज यह है कि ये ऐड किया गया है। जो लक्ष्य हमारे हैं, वो लक्ष्य में थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हैं, बट हमारी सामग्री पूर्व से ही इसके उपयुक्त है, हमारी स्ट्रेटजी इसी के अलाइंड है। हम हर लेवल पे इसके लिए वर्कशॉप भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, ताकि हमारे सारे स्टेक होल्डर्स अलाइंड रहें। हम लोगों ने एआरपी के लिए अलग से ऑनलाइन वर्कशॉप रखी है। आज की सारे शिक्षकों और सभी के लिए हम लोगों ने ये सेशन रखा हुआ है। एसआरजीज के लिए अलग से सेशन रख रहे हैं। नेक्स्ट आइएगा प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारी शैक्षिक रणनीति का जो हिस्सा है, आप देखेंगे कि संदर्शिका ही हमारा की टूल है, सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। और जो हमारी 25 वीक की रणनीति है, वो अभी भी इसके अकॉर्डिंग है। आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। हमारी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको भेजे गए हैं, आपको किट्स उपलब्ध कराई गई हैं, प्रिंटेड सामग्री उपलब्ध कराई गई हैं, समय सारणी का आपने उत्पादन कर लिया, छात्र उपस्थिति अगर फोकस किया, हम कुछ भी कर लें, अगर अभी भी आप देखें तो हमारे दो नाइट मेयर्स हैं, एक लर्निंग आउटकम्स और दूसरा बच्चों की एवरेज उपस्थिति, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर बच्चों की औसत उपस्थिति हम इम्प्रूव करते हैं तो वो हमारा पढ़ाने का भी रिफ्लेक्शन है, और उपस्थिति इम्प्रूव होने से उनका लर्निंग आउटकम भी बेहतर होता है। और जो हमारी आपको कैपेसिटी बिल्ड करने का जो हमारी स्ट्रेटजी है डिपार्टमेंट की, 4 डेज ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण हो या कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन है स्ट्रेटजी का, शिक्षक संकुल बैठकों के माध्यम से या फिर आपका सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से। आपने कोई एक स्ट्रेटजी सीखी 4 डेज वर्कशॉप में, जरूरी नहीं कि आप तुरंत ही उसको उसी रूप में इंप्लीमेंट कर पाए। रियल फील्ड पे क्लासरूम्स में चैलेंजेस आते हैं, तो उन चैलेंजेस को कोर इश्यूज पे चर्चा करने के लिए, लर्निंग आउटकम्स के गैप से चर्चा करने के लिए शिक्षक संकुल बैठकों का सबसे अच्छा एजेंडा आधारित डिस्कशन करिए, वहां पे डिस्कस करिए। ये हमारे पूरे शैक्षणिक परिवेश का नींव कह लीजिए या प्रोफेशनल डेवलपमेंट में से बड़ा निवेश कह लीजिए। यहाँ पे आप गहन वैचारिक मूल्यांकन कर सकते हैं और चीजों को, हमारे बच्चों के लिए क्या जरूरत है, डेटा बेस्ड डिस्कशन करके, मॉनिटरिंग करके एग्जैक्ट सपोर्ट कर सकते हैं। लाइब्रेरी बुक्स आपको उपलब्ध कराई गई हैं। लाइब्रेरी बुक्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को रीडिंग हैबिट्स ही दिलाएंगी, उनका वोकैबुलरी स्ट्रांग होगा, कोर नॉलेज बढ़ेगा, बच्चे पीयर लर्निंग कर सकते हैं कहानियां एक दूसरे से सुना करके। तो ये पूरा का पूरा जो पैकेज है डिपार्टमेंट का, आप किया गया है, बार बार उस पर चर्चा की गई है, और हम लोगों ने देखा है कि ये इससे इम्पैक्ट आया है। पिछली बार 16,067 विद्यालय हमारे निपुण बने, फर्स्ट फेज में 4,000 प्लस बने थे। अभी ऐसे शिक्षक, ऐसे विद्यालय उभर के आए हैं जहां पे हमारी सफलता निरंतर बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये स्ट्रेटजी हम लोग उसमें भी देख रहे हैं, जहां पे टीचर्स का इनपुट आता है, उन्होंने अभी भी वर्कशॉप की है कि क्या इसमें ऐड करना है, क्या डिलीट करना है, या किन बिंदुओं को स्ट्रीमलाइन करना है। वो डिपार्टमेंट कंटिन्यूअस इन बिंदुओं पे कार्य कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके लिए हम लोगों ने कुछ टाइमलाइन के साथ टारगेट भी निर्धारित किया हुआ है।
टारगेट ये है कि हमारा इस वर्ष हम लोग हमारे पास हमेशा नए बच्चे होते हैं। ग्रेड 1 की नई क्लास होती है और ग्रेड 2 के ग्रेड 1 के क्लास 2 में आएंगे, तो वो उनके लिए दक्षताएं डिफरेंट होंगी। और ग्रेड 1 के लिए प्योरली पहली बार स्कूल्स में आते हैं, तो एक अच्छा लर्निंग एंगेजिंग एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में दिया है, चाहे वो प्रिंटेड सामग्री हो चाहे किट्स हो, उसके माध्यम से आप कैसे बेहतर क्लासरूम्स बना सकते हैं। तो हर स्टेक होल्डर के लिए एक टारगेट निर्धारित किया गया है। जैसे एक एचएम के लिए अपना सिर्फ एक विद्यालय है। आप आकलन करिए कि उपस्थिति कैसे बढ़ाएं, आप बच्चों के साथ कैसे हम बेहतर संबंध रखें, आत्मीय संबंध रखें, और हमारा एंड ऑफ द ईयर जो गोल है निपुण बच्चे निपुण विद्यालय, वो कैसे हम प्राप्त करेंगे। तो अभी कहाँ है, हमें कहाँ जाना है, और 20 का जो रास्ता है उसके लिए हम कैसे अपने को सेल्फ असेस करें, उन गैप्स को असेस करें, जिससे कि हम स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ सकें। इसके लिए हेड टीचर को अपने विद्यालय को निपुण बनाना है। डाइट मेंटर्स को और बीओज को लक्ष्य दिया गया है, बीओज को लीडिंग बाय एग्जाम्पल का दिया गया है कि अपने बीआरसी का विद्यालय निकटस्थ विद्यालय को वो निपुण विद्यालय बनाएंगे और एक डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल के रूप में डेवलप करेंगे, जहां पे सबसे बेहतर टीचिंग लर्निंग चल रहा हो, हमारी संदर्शिका वहां पे अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट हो रही हो, लेसन प्लान पढ़ाई हो रही हो, कैसे शिक्षक संकुल की बैठकें आदर्श रूप में हो सकती हैं। तो ये सारा आदर्श रूप में कैसे चलेगा ये दिखेगा हमें। इसलिए लीडिंग बाय एग्जाम्पल के लिए बीओस को अपना एक ब्लॉक चुनना, एक विद्यालय चुनने का टारगेट दिया गया है। ऐसे एक डायट मेंटर और सारे एआरपीएस को 10 स्कूल्स का टारगेट है। और हमारा जो आधार है वही है लास्ट ईयर जैसा, कि 80% बच्चे अगर ग्रेड कॉम्पिटेंट हैं, निपुण हैं, तो वो निपुण विद्यालय, और एक ब्लॉक के 80% स्कूल्स निपुण हैं तो वो ग्रेड कॉम्पिटेंट होगा, वो निपुण ब्लॉक होगा। एसआरजीस को अपना विद्यालय बनाना होगा, निपुण विद्यालय। नेक्स्ट प्लीज। आपके साथ गत वर्ष भी हम लोगों ने शेयर किया था स्ट्रेटजी के साथ ही कि आकलन करेंगे, एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होगा जो 1.5 बच्चों के माध्यम से होगा, जिससे कि हमें एक थर्ड आई मिल जाए कि हम एक्चुअल में कहाँ हैं। और हम लोगों ने ऐसे शिक्षकों को, पूरे वहाँ के जितने हमारे टीचर्स थे, हेड टीचर्स थे, उनको सम्मानित किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइज किया है, प्रशंसा किया है, सर्टिफिकेट दिया है। इस बार भी ये असेसमेंट हमारा होगा, नई दक्षताओं पे होगा, जिसमें लेखन को भी सम्मिलित करेंगे, जिसमें गणित और सिक्कों को सम्मिलित करेंगे, पैटर्न को सम्मिलित करेंगे। इसको कैसे मेजरेबल बनाएंगे, टीचर्स के साथ हम लोगों ने वर्कशॉप की है, डिसाइड कर लिया है कि इन 5-6 बिंदुओं पे हम लोग कैसे बच्चों को असेस करेंगे। और सिर्फ उसी प्रक्रिया की भांति फर्स्ट फेज में सेल्फ नॉमिनेटेड स्कूल्स होंगे, और सेकेंड फेज पे शेष विद्यालय, रेस्ट विद्यालय रह जाएंगे, उनका असेसमेंट होगा। ये आपसे अनुरोध करना है कि जो डिपार्टमेंट ने स्ट्रेटजी शेयर की है, जो टूल शेयर किए हैं, ये सच में सबसे बड़े एक्सलेटर हैं जो परिवर्तन लाने में सक्षम है। ये हम लोगों ने देखा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी है 4,000 से 16,000 की। और एक स्कूल पे पूरी टीम ने अगर बांट लिया तो एक टीचर के पास 20 बच्चों से अधिक नहीं आएंगे किसी भी विद्यालय में। जहां बहुत अच्छी संख्या है वो खुद रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वहां पे टीचर्स ने कितना बड़ा निवेश किया है बच्चों के साथ आत्मीय संबंध बना के और पढ़ाई लिखाई का वातावरण सृजन करके। हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं, आराम से अचीव कर सकते हैं। सिर्फ जैसे 1% की स्ट्रेटजी मान लें कि हम अपने कार्य में 1% इंप्रूवमेंट डेली करेंगे, उससे आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखेगा। जैसे हमारे शिक्षक, हमारे मेंटर्स, हमारे अधिकारी सिर्फ निपुण के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल दें, अगर वीकली 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालें, हमारे 6 लाख शिक्षक हैं, हम लोग एक बार कल्पना करिए कि 1.5 लाख घंटे से 2 लाख घंटे के आसपास हम लोग वीकली निकाल सकते हैं बच्चों के लिए। उसका जो समुच्चय होगा, जो रिजल्ट होगा, वो ट्रांसफार्मिंग होगा। और वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए आपको अपने माइंडसेट में, अगर क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन हम चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वही हमारे विद्यालय में रिफ्लेक्ट होगा। और जो सफलता की कहानियां दिखी हैं, हम अपनी इसी स्ट्रेटजी से दिखा सकते हैं जो हमारे लास्ट ईयर के 16,169 विद्यालयों ने दिखाया है। अगर आपको लग रहा है कि आपने अगर ठान लिया कि हमें ये लक्ष्य पाना है, तो हम ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आपने एक कथन सुना होगा कि यदि आप कोई लक्ष्य देख सकते हैं तो यह आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा आप हो सकते हैं। निपुण के लिए आप अपना बेस्ट दीजिए, इन बच्चों की मुस्कान के लिए बेस्ट दीजिए। थैंक यू, प्रणाम।
अ, सभी सभी साथियों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद आनंद जी इतना अच्छा हमें गाइड करने के लिए। अब मैं थोड़ा सा आप सभी का ध्यान नैट के ऊपर आकर्षित करना चाहता हूँ। निपुण असेसमेंट टेस्ट जो हमारा इस महीने होने वाला है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा निपुण असेसमेंट टेस्ट 25 से 30 के बीच में किया जाएगा। इसकी जल्द आप सभी को सूचना मिल जाएगी। अभी तक हमारा 18 से 26 था, 18 से 23 था, पर क्योंकि हमारे यूपी में थोड़े इलेक्शंस हैं इसकी वजह से 25 से 30 कर दिया गया है डेट। जल्दी आप सभी साथियों को इसका पत्र भी प्राप्त हो जाएगा। स्केड्यूल कुछ इस हिसाब से रहेगा। इसमें जैसे कि आपको याद होगा पिछले वर्ष भी हमने नैट असेसमेंट कराया था। तो पहले दिन कक्षा 1 से 3 और दूसरे दिवस कक्षा 4 से 8 का आकलन किया जाएगा। पहले दिन आकलन में हमारे शिक्षक बच्चों से आंसर क्वेश्चंस पूछ के उनके आंसर्स ओएमआर पे मार्क करेंगे, और 4 से 8 में सभी छात्र अपने हिसाब से अपना ओएमआर मार्क करेंगे। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9:30 से 11:30 बजे कक्षा 1 से 3 का आकलन किया जाएगा, और उसके बाद 1:30 बजे तक स्कैनिंग। और कक्षा 4 से 8 के लिए 9:15 से 11:50 का टाइम किया गया है। 9:15 से 9:30 ताकि बच्चे ओएमआर भर पाए। 2 घंटे का आकलन, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम ताकि बच्चे को एक्स्ट्रा मिल जाए ओएमआर भरने के लिए। और 11:50 से 1:50 तक आप सभी शिक्षक मिलकर ओएमआर का स्कैन कर सकते हैं। जो विषय की अगर हम बात करें तो कक्षा 1 से 3 में हिंदी और गणित विषय का आकलन किया जाएगा। कक्षा 4 से 5 में हिंदी, गणित, अंग्रेजी और ईवीएस विषयों पर आकलन किया जाएगा। और 6 से 8 में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस विषयों पर आकलन किया जाएगा। अगर हम ऐप की बात करें, पिछले वर्ष हमने सरल ऐप का प्रयोग किया था, किंतु परख ऐप का भी आप सभी ने प्रयोग किया था सीस असेसमेंट के दौरान। इस बार हम परख ऐप, क्योंकि वो सबसे अच्छा लगा था, उसे और इम्प्रूव करके हम लाए हैं। और हेंस जो हमारा नैट आकलन होगा वो परख ऐप के माध्यम से किया जाएगा। परख ऐप पे आप बच्चों की उपस्थिति भी भर सकते हैं और ओएमआर भी स्कैन कर सकते हैं। और उसी पे ही आपको स्टूडेंट आईडी और छात्रवार सूची भी दिखाई दे सकती है। यदि किसी शिक्षक को कोई परख ऐप पे समस्या है तो अपने एआरटी, एसआरजी, डीसीटी साथी या विद्या समीक्षा केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। परख ऐप इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाके परख ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका खुद का प्रेरणा पर रजिस्टर्ड फोन नंबर ही रहेगा, ताकि आप उससे लॉगिन कर सकें। ये ध्यान रखें कि परख ऐप वैसे तो ऑफलाइन है, लेकिन लॉगिन करते समय आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। तो कृपया पहला लॉगिन आप उस जगह करें जहाँ पे आपके पास इंटरनेट अच्छा हो। आकलन के दौरान अगर हम ओएमआर की बात करें तो इस बार हम 3 तरह की ओएमआर आपको प्राप्त होगी, जो जनपद स्तर से आपको प्राप्त कराई जाएगी। पहली होगी कक्षा 1 से 3 की, दूसरी होगी कक्षा 4 से 5 की, और तीसरी होगी कक्षा 6 से 8। कक्षा 1 से 3 की ओएमआर में एक ओएमआर में 10 बच्चों का आकलन किया जाएगा, और 4 से 5, 4 से 8 में हर एक बच्चे को एक एक ओएमआर शीट दी जाएगी। कृपया ये ध्यान रखें कि कक्षा 4 से 5 के बच्चों को 4 से 5 की ही ओएमआर मिले, तो कि उनके में 30 प्रश्न है और ओएमआर भी 30 प्रश्नों की बनी हुई है, जबकि 6 से 8 में 50 प्रश्न है और ओएमआर 50 प्रश्नों की बनाई गई है। अगर हम ओएमआर भरने की बात करें तो आपको याद होगा कि ओएमआर भरते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला है कि ओएमआर कृपया ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भरें ताकि स्कैनिंग अच्छे से हो। कक्षा 1 से 3 की ओएमआर शिक्षकों द्वारा ही भरी जाए, ताकि अगर बच्चे कोई शिक्षक ही बेटर भर पाएंगे। स्टूडेंट आईडी आप सभी को प्रेरणा परख ऐप से मिल जाएगी, कृपया उसके माध्यम से ओएमआर भरें। और आकलन समाप्त होने के जल्द से जल्द ओएमआर स्कैन करके अपलोड करें, ताकि समय उसका चेकिंग कर पाए और रिजल्ट भी हम साझा कर पाए। 4 से 5 के लिए भी सिमिलर चीजें ही हैं कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से बच्चे ओएमआर भरें। बच्चों को स्टूडेंट आईडी शिक्षक ही प्रदान करें, शिक्षक बच्चों को स्टूडेंट आईडी के हिसाब से ही बिठाएं भी। और 2 घंटे का समय दिया जाए प्रश्नों को हल करने के लिए बच्चों को, और उसके बाद ओएमआर शीट स्कैन की जाए। इसी तरह से 6 से 8 के लिए भी कृपया मैं वापस से दोहराना चाहूंगा, ये ध्यान रखें कि 6 से 8 वाले बच्चों को उन्हीं की ओएमआर और 4 से 5 कक्षा के बच्चों को उन्हीं की ओएमआर मिले, ताकि क्वेश्चन नंबर की जो चेंजेस हैं वो उन्हें ठीक से दिखाई दे पाए। छात्रों, आकलन के दिन हमें छात्रों की उपस्थिति भी लेनी है, वो भी परख ऐप के माध्यम से ली जा सकती है। तो परख ऐप जब आप लॉगिन करेंगे उसमें आप कक्षा का कार्ड चूज कीजिए। 3 कार्ड दिखेंगे, तो कि हमने 3 तरह की ओएमआर बनाई है। सही कार्ड चूज करके कक्षा का चयन करके आप उनकी छात्रों की उपस्थिति ले सकते हैं। यहीं उपस्थिति पे अगर आप देखें, यहीं पे आपको 9 डिजिट का आपका स्टूडेंट आईडी भी दिख जाएगा।
ओएमआर शीट जब भरें तो कुछ बिंदुओं का ध्यान रखें कि ओएमआर शीट को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, उसमें कोई छेद ना किया जाए। जो ओएमआर शीट के चारों कोनों पे काले गोले बने हुए हैं उनके बाहर कुछ ना लिखा जाए। स्टूडेंट आईडी बहुत ध्यानपूर्वक भरी जाए। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही भरा जाए। और कक्षा 1 से 3 की ओएमआर शीट शिक्षक भरे और 4 से 8 की ओएमआर शीट छात्रों द्वारा ही भरी जाए। अगर हम सरल ऐप पे स्कैनिंग का एक बहुत ब्रीफली बताता हूँ, इसकी एक वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई है, जल्द ही आप सभी के साथ वो भी साझा की जाएगी। स्कैन करने के लिए जब आप कक्षा का चयन करके अटेंडेंस सबमिट करेंगे तो तीन कार्ड दिखेंगे। स्कैन कार्ड का चयन करके आप ओएमआर शीट स्कैन कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि स्क्रीन पे जो आपका लेफ्ट और राइट दिख रहा है वही ओएमआर शीट के लेफ्ट और राइट से समान हो, मतलब जैसे लेफ्ट जहाँ लेफ्ट है वहीं पे ओएमआर शीट का लेफ्ट हो, ताकि स्कैनिंग बहुत अच्छे से हो पाए और आपको ज्यादा मैनुअली करेक्शंस करने की ना पड़े। ओएमआर शीट के ठीक ऊपर थोड़ी सी हाइट पे फोन को रख के स्कैन किया जाए और ओएमआर शीट के चारों गोले ना ढके हों, इसका भी ध्यान रखें। शीट स्कैन होने के बाद एक बार कृपया चेक कर लें कि ओएमआर शीट से मिला के कि सही स्टूडेंट आईडी और सही उत्तर आए हैं। आप चाहें तो शीट आइकन का क्लिक करके ये ऐसे ओएमआर शीट की फोटो भी देख सकते हैं, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि क्या सही से स्कैन हुआ है या नहीं हुआ है। और जब आपको लगे कि सब सही से स्कैन हुआ है तो सेव बटन प्रेस करके आप सेव कर सकते हैं। यहाँ तक आप ऐप ऑफलाइन तरीके से यूज कर सकते हैं, सारी सेविंग सब कुछ ऑफलाइन हो सकती है। किंतु यदि आपको वो स्कैन डेटा को सबमिट करना है, सिंक कराना है, हमें परियोजना को भेजना है, उसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। तो जब आपने स्कैन करके सेव कर लिया है, वो अभी आपके फोन में सेव है, आप उसे सिंक करके ही हमें हमारे तक भेजेंगे। यदि उस बीच में आपने ऐप को लॉग डिलीट किया या कुछ किया तो हो सकता है आपका डेटा खो जाए, तो आपको फिर से स्कैनिंग करनी पड़ सकती है। तो कृपया ध्यान दें कि जब आप 5-10 ओएमआर शीट स्कैन कर लें तुरंत उसी समय सिंक कर लें, ताकि आपको बहुत ज्यादा कार्य पुनः से ना करना पड़े अगर कोई तकनीकी समस्या आती है। सिंक करने के लिए या सबमिट करने के लिए डेटा स्कैन रिपोर्ट पे क्लिक करके सिंक आइकन से आप कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको डेटा चेंज करना है तो डिलीट डेटा कर लीजिए, या अगर आपको डेटा देखना है कि क्या स्कैन हुआ है तो व्यू शीट पे क्लिक करके आप स्कैन कर देख सकते हैं। एक बार सिंक हो गया डेटा तो आप समरी शीट पे जाके ये देख सकते हैं कितने बच्चों का डेटा सिंक हुआ है और कितने बच्चों का स्कैन हुआ है। समरी शीट पे जो ऊपर संख्या दिख रही है, तो टोटल स्टूडेंट्स आपके विद्यालय में कितने छात्र हैं किस कक्षा में, उसके बाद कितने आए थे, फिर स्कैन में आपको दिखेगा कितने छात्रों का डेटा आपके डिवाइस पे सेव हुआ है। और सिंक का चयन करके आप सिंक में आप देख सकते हैं कितने छात्रों का डेटा आपने परियोजना के साथ साझा कर लिया है और वो अब सेव हो गया है फाइनली। और वही सूचना आप स्टूडेंट वार उसके नीचे देख सकते हैं। परख ऐप में के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु ये हैं कि पहले तो लॉगिन और सिंकिंग के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। लॉगिन आईडी आपका फोन नंबर है, वही आपका पासवर्ड भी है। ये ध्यान रखें कि जिस कक्षा का आकलन किया है उसी कक्षा का चयन करके ओएमआर स्कैन कर रहे हैं आप, क्योंकि यदि आपने कक्षा 4 से 8 में कक्षा 4 से 5 का स्कैन करते हुए 6 से 8 की ओएमआर का प्रयोग किया तो वो स्कैन सही से नहीं हो, तो आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। ओएमआर शीट स्कैन होने के बाद देख लें कि डेटा सही से सेव हुआ है, सिंक हुआ है। यदि कोई त्रुटि है तो आप उसे मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। और सबमिट के बाद उस फोन में सेव करने के बाद जरूर सिंक करके हमारे परियोजना तक सबमिट भेजना डेटा को सुनिश्चित करें। कुछ डूज एंड डोंट्स बहुत जल्दी से हम चलेंगे क्योंकि आप सभी इसके बारे में जानते भी हैं। केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही ओएमआर शीट भरें। ओएमआर शीट भरते समय और स्कैनिंग करते समय किसी स्थिर प्लेटफॉर्म पे रखें और कोशिश करें कि प्लेटफॉर्म का रंग जितना हल्का सा हल्का हो सके सफेद या किसी हल्के रंग वाले टेबल पर ही रखें। स्कैन ओएमआर शीट भरते समय पूरे गोले भरें, आधे गोले या कोई और निशान ना बनाएं। अ, मान केवल मानकीकृत संख्याओं का ही प्रयोग करें। ये मेनली कक्षा 1 से 3 जब हम स्टूडेंट आईडी भरेंगे किसी भी कक्षा में तब का है, तो मानकीकृत संख्याओं का ही उपयोग किया जाए। ओएमआर शीट को नुकसान ना किया जाए या उसमें छेद ना किए जाएं। ओएमआर शीट के ऊपर फोन रखा जाए थोड़ी सी दूरी पे, ना कि कहीं साइड में रख के स्कैन किया जाए। ओएमआर शीट के चारों गोले ना ढके हुए हों, कोई भी गोला ना ढका हो, जो ऊपर के 4 काले गोले हैं। मल्टीपल ओएमआर शीट अगर होगी तो आपका ठीक से स्कैन नहीं होगा, आपको बार बार मैनुअल करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए एक समय पे एक ही ओएमआर शीट स्कैन की जाए। अ, अच्छी रोशनी वाले कमरे में स्कैन की जाए और ठीक से फोकस हो ओएमआर शीट पे कैमरे का। यदि आपके कैमरे फोकस में या किसी में दिक्कत आ रही है, आप सेटिंग आपके परख ऐप पे सेटिंग आइकन है, उस पर क्लिक करके आप उसे चेक कर सकते हैं।
यदि आपको लगता है कि फ्लैश लाइट से रोशनी बहुत ज्यादा हो रही है तो वो भी सेटिंग आइकन पे जाकर के आप रोक सकते हैं। एक बार जब स्कैन हो जाए तो शीट की फोटो देख लें, यदि वो फोटो सही नहीं है तो मतलब आपका स्कैन सही नहीं हुआ है, आप पुनः उसे स्कैन कर लें। अब कुछ मुख्य दायित्वों पे चर्चा करते हैं। शिक्षकों के लिए सबसे मुख्य दायित्व है कि एक बार वो चेक कर लें कि आ, एक बार यूट्यूब लाइव जो अभी हमारा हो रहा है उसे बार बार देख लें, परख ऐप की ट्रेनिंग वीडियो वगैरह देख लें। एक बार देख लें कि प्रेरणा पोर्टल पर विद्यार्थी का डेटा सही है। 100% विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें, और अगर कोई समस्या आए तो तुरंत एआरपी साथी या किसी अन्य शिक्षक साथी या विद्या समीक्षा केंद्र से संपर्क करें ताकि जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। एआरपीज और बीओस के कुछ मुख्य दायित्व हैं कि पहले तो विद्यालय स्तर तक सारे प्रश्न पत्र ओएमआर शीट पहुंच जाए सर समय। सभी शिक्षक वो ट्रेनिंग वीडियो देखें, परख ऐप की ट्रेनिंग वीडियो देखें, ये नैट की यूट्यूब लाइव वीडियो देखें। अपने ब्लॉक में विद्यालय आकलन वाले दिन भ्रमण करें कि विद्यालय में कैसा आकलन जा रहा है, कोई समस्या आ रही है तो उसे सुलझाएं। बीएसए डीसीटी एसआरजी के दायित्व में है कि वो ओएमआर शीट और प्रश्न पत्र का सही निर्देशित गुणवत्ता के अनुसार प्रिंटिंग कराएं और उन्हें ससमय विद्यालयों तक उपस्थित करवाएं। शिक्षकों की 100% ट्रेनिंग सुनिश्चित करें और आकलन वाले दिन भ्रमण करें, और यदि कोई समस्या उन तक आती है तो वो सुलझाएं। यदि आप लोग ना सुलझा पाए, बीएसए डीसीटी एसआरजी एआरपी बीईओ, तो आप सभी का हमारे साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें भी वो साझा कर सकते हैं। समस्या आने पर क्या आप एज अ शिक्षक क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो एसओपी एफएक्यू देखें, वो आपके संवाद ऐप, परख ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल रहेगा। यूट्यूब पे परख ऐप की ट्रेनिंग वीडियो होगी, ये यूट्यूब लाइव भी अवेलेबल होगा, उसे देखें। किसी विकास अपने विकासखंड के अन्य शिक्षक साथी संकुल या एआरपी साथियों से संपर्क करें। जनपद स्तर के डीसीटी या एसआरजी के साथ संपर्क करें। और यदि कुछ भी ना हो, इनमें से कहीं भी समस्या का समाधान में ना मिले तो विद्या समीक्षा केंद्र से संपर्क करें। एसआरजी डीसीटी बीओ एआरपी बीएस से अगर आपको कोई समस्या का नहीं आ रहा तो आप विद्या समीक्षा केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। और आप सभी के पास के साथ हमारा एक योजना का ग्रुप है, आप उस पर भी डाल सकते हैं, वहां पे आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपने सत्र का अंत करता हूँ। मैं आदरणीय आनंद जी को इनवाइट करना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू लक्ष्य जी। आप सभी को पुनः नमस्कार। आप सबसे अनुरोध है कि हमारी जो प्राथमिकताएं हैं विभाग की, निपुण भारत मिशन, निपुण असेसमेंट टेस्ट, और अभी जो सर्वोपरि है हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे परख के बारे में, हम अनुरोध करेंगे हमारे डिपार्टमेंट को, जो टॉप लेवल पे हमें लीडरशिप मिल रही है, नेतृत्व मिल रहा है, हमें मार्गदर्शन निरंतर मिल रहा है हमारी एकेडमिक चीज़ों में, डीजी मैम का। मैं अनुरोध करूंगा डीजी मैम से हमारे सभी शिक्षक आज जुड़े हुए हैं, हमारे अधिकारीगण जुड़े हुए हैं। मैम प्रणाम, वेलकम मैम। आज इस यूट्यूब सेशन पे जो सारे टीचर्स हमारे ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, बीएसए बीओस एआरपीस, आप सभी का स्वागत है। अभी आप लोगों ने डिटेल में सभी से सुना कि अगले 2 माह जो है हम लोग के लिए बहुत क्रूशियल हैं और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जिसमें एक तरह से हम लोगों को अपना असेसमेंट होएगा कि एज अ स्टेट, और जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट पे, आप लोग स्कूल्स पे, यहाँ पे स्टेट पे जो मेहनत हो रही है आउटकम इम्प्रूव करने के लिए, लर्निंग आउटकम्स, उसका एक्चुअली क्या रिजल्ट आ रहा है। पिछले 3 साल से 4 साल से मैं कहूंगी कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत ट्रेनिंग्स हुई हैं। आप लोगों को ट्रेनिंग के जरिए किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से क्लासेस इंटरेस्टिंग बनानी है ना, और कैसे बच्चों का इन्वॉल्व करना है, ये सभी आप लोगों ने ट्रेनिंग के थ्रू सीखा। बहुत सारे टीचर्स ऑब्वियसली बहुत पहले से बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब इसको हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों की जो आपकी मेहनत है, एआरपीज ने बहुत मेहनत की, एसआरजीज ने, बीओज ने, बीएसएज ने, और आई एम श्योर हम लोगों का जो आउटकम लेवल होगा या लर्निंग लेवल होगा डेफिनेटली बेटर हुआ होगा पिछले 2-3 साल में। जो लास्ट हम लोग का जो इसमें 3 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जो अलग अलग आप लोगों को डिटेल में बताया गया है। पहला नैस है।
तो पहला नैस जो लास्ट नैस का एग्जाम हुआ था वो 2021 में हुआ था ना। सो उसके बाद आज हम 2024 में कर रहे हैं। हम डेफिनेटली श्योर कि हम लोगों ने आप लोगों ने इतने 2-3 साल में जो मेहनत की है निपुण को लेके क्लास 1-2 पे जो इतना जोर दिया है, अदरवाइज भी जो टीचर गाइड्स जा रही हैं यहाँ से दीक्षा के प्लेटफॉर्म से, टीएलएम के माध्यम से जो बच्चों को इन्वॉल्व किया है, तो क्लास 3-6-9 में जो नैस का एग्जाम होगा, आई एम श्योर हम लोग पिछले बार से डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करेंगे। जैसा कि पवन जी ने बताया कि आप लोगों को अब जो करना है, इसमें मेन चीज ये है कि हम लोग जो प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं सैटरडे को, उसको थोड़ा और मन से करें। और इसमें जो मेन चीज मैं बोलना चाहूंगी कि हमें कोई चीटिंग करना या अपने स्कूल को बेहतर दिखाना या गेम करने का नहीं जरूरत है ना। ये इट इज आउट इन दी ओपन है ना। मतलब स्कूल अच्छा होगा तो वहां पे बच्चे आ रहे होंगे, है ना। स्कूल की स्ट्रेंथ अच्छी होएगी, वो तो वैसे भी पता लग जाता है कि स्कूल कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है ना। एंड नैस इज एन इंडिपेंडेंट एग्जाम। अभी हम रिजल्ट्स अपने गलत दिखाएं या वो करें, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब नैस का जिस दिन एग्जाम होगा वो एक इंडिपेंडेंट इन्विजिलेटर भी होगा, इंडिपेंडेंट आपके एफआईज आएंगे, वो करेंगे। तो हमें तो जेन्युइनली देखना है कि हमारे बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास 2-3 हफ्ते हैं। हम जिन पॉइंट्स पे हमारे बच्चे लैग कर रहे हैं, हम उनके रिवीजन कर सकते हैं। टीचर से यही जो टीचर्स जुड़े हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो सैटरडे सैटरडे एग्जाम होता है उसका मुख्य उद्देश्य ये तो है कि हम ओएमआर शीट अच्छे से भरना सीख लें, क्वेश्चन समझना सीख लें, पर ये भी है कि टीचर ये जान ले कि अगर ये क्वेश्चन मेरा पूरे क्लास के बच्चे नहीं आंसर कर पा रहे हैं तो मुझे ये फिर से पढ़ा देना चाहिए बच्चों को, ये टॉपिक मुझे फिर से बच्चों को समझा देना चाहिए। तो मेन चीज ये है कि आप सैटरडे को टेस्ट लो, आप देखो आपके बच्चे किन किन चीजों में नहीं समझ पा रहे हैं, या क्या पूरी क्लास जो है अगर किसी चीज में लैग कर रही है, या कोई बच्चा भी किसी चीज में लैग कर रहा है। 10 भी बच्चे अगर 40 में से या 30 में से कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो उसको कैसे हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे। तो उसी को लेके आप लोगों को फिर ये करना है कि नेक्स्ट वीक जो है, जैसे सैटरडे को एग्जाम किया आपने, असेस कर लिया, मंडे को फिर आपको मंडे ट्यूसडे में लग के उस चीज का रिवीजन भी कराना है जिस चीज में आपने देखा टेस्ट लेके कि बच्चा हमारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। हो सकता है उनको वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो, उसको फिर से हमें उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। हो सकता है प्रश्न समझने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो बच्चों को एक्सप्लेन किया जाए कि प्रश्न पढ़ के उसका क्या अर्थ निकालना है ना। सो ये सारे पॉइंट्स हैं। बाकी पवन जी ने बताया ही कि क्लास 3 का तो बच्चे को आप एक्सप्लेन अच्छे से कर दें, उसका ओएमआर शीट भी आप भरेंगे, है ना। सो क्लास 3 के लिए को खुद ओएमआर शीट भरने की जरूरत नहीं होगी। तो वो भी आप देख लें कि कैसे आप अपना वो करेंगे, स्टूडेंट प्रोफाइल है, स्कूल का प्रोफाइल है, ये सारे चीजों का दैट 1 डे 4 दिसंबर को जब होगा तो हम लोग सब रेडी रहे। तो जो जो आप लोगों को पीपीटी भी और पहले भी गाइडलाइंस गई है उनको दोबारा पढ़ लें। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो डाइट के लेवल पे हैं और वो कर रहे हैं। जो मेन चीज जो स्कूल में एक्टिविटी होनी है वो 4 दिसंबर को ही होनी है, और उस दिन इंडिपेंडेंट असेसमेंट कराया जाएगा। क्वेश्चन पेपर जो हम लोग दे रहे हैं सैटरडे को, वो पिछले 2 नैस के ही पैटर्न पे दे रहे हैं, है ना। सो आपको एक पैटर्न पता है, या मतलब पैटर्न तो नहीं, पर आपको पता लग जाता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या इस तरह की भाषा होती है क्वेश्चन में, है ना, या इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें आप खुद भी देखेंगे तो आप सैटरडे सैटरडे का भी चाहे वेट ना करें, आप अपने स्कूल का तो बीच में भी आप अपने लेवल पे भी चाहे तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना। या जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं उसी में इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं कि आपको पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो पैटर्न जानते हुए आप बच्चों को अगले 1 महीने की पढ़ाई भी उसी में हेल्प कर सकते हैं। तो एक पार्ट ये नैस का था। सेकेंड पार्ट नैट का है, जो पिछले साल भी हुआ था। अगेन ये ओएमआर शीट्स पे होएगा, और इसमें भी लर्निंग आउटकम्स का हम लोगों को असेसमेंट करना है। डेट्स थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, वो चिट्ठी अभी साइन हो गई है, आप लोगों को नेक्स्ट रिवाइज डेट मिल जाएगी बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। जो पहले 20 को 13 को हो रहे थे, तो हम लोगों ने प्लान किया था, अब इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं, लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक जाएगा। इस ये चूंकि आप लोग पिछले बार भी किए हैं, करते रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छा आइडिया है कि कैसे होना है। और इसमें आनंद जी ने आपको डिटेल में बताया भी कि क्या करना है, कैसे होना है।
तो दिस इज समथिंग जो हम करते रहे हैं, और ये एक तरह से हम लोग का खुद का ही असेसमेंट है ना। ये दिस इज नॉट फॉर एक्सटर्नल कंजम्पशन, है ना। नैस का तो जैसे नेशनल लेवल पे आपका स्टेट की रैंकिंग होगी, है ना। नैस की अहमियत इसलिए है कि इसमें इसका जो रिजल्ट होएगा वो ऑल इंडिया लेवल पे आपका स्टेट रैंक होएगा कि आप इस रैंक पे, है ना। तो हमें इसलिए भी वर्क करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि हमें स्टेट का रैंक भी बेटर करना है ना। पिछले 2021 की रैंक हमारी बहुत अच्छी नहीं थी, बट आई एम श्योर पिछले 2-3 साल में जितनी मेहनत आप लोगों ने की है डिस्ट्रिक्ट्स पे, स्कूल्स पे, टीचर्स ने, आरपीज, बीएसए, बीओज, एसआरजी, सबने, आई एम श्योर कि इस बार उसको बेटर होना चाहिए। और चूंकि हम लोग 3 साल बाद ये फिर से असेसमेंट हो रहा है, तो हमें भी अपनी 3 साल की मेहनत को हमें पुश करके इस अगले 1 महीने में जैसे होता है हर एग्जाम से पहले कि हम रिवीजन करते हैं, हम थोड़ी और मेहनत करते हैं, थोड़ा हम और टाइम देते हैं, है ना। वही चीज हमें करनी है, क्योंकि ये रैंकिंग स्टेट तक ही रिजल्ट नहीं रहेगा, अनलाइक नैट जो है, या जिसको हम सिर्फ स्टेट लेवल पे ही हम अपने असेसमेंट अपने सीखने के लिए करते हैं। नैस इज समथिंग जो नेशनल लेवल पे हमारी साख बनेगी या बिगड़ेगी, है ना। तो उस पे आप लोग प्लीज ध्यान दे लें, अपने क्लासेस 3 और 6 को स्पेशल एफर्ट लगाएं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, एक्स्ट्रा टाइम दें प्रिंसिपल्स, टीचर्स, सभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट एग्जाम से पहले करने में कोई बुराई नहीं है, और करना भी चाहिए। बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो बच्चे कितनी मेहनत पहले से करने लगते हैं, इवन एनुअल एग्जाम जब होता है बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। सो दैट इज दी सेम लाइन, वही हमारा स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि भाई एग्जाम इस तारीख को है, तो उससे पहले हम कितना ज्यादा पढ़ा सकें, कितना बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें, बच्चों से इस तरह के जैसे बोर्ड के एग्जाम होता है तो हम सैम्पल क्वेश्चंस करते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करते हैं, या किसी भी एग्जाम से पहले हम इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स जो आते हैं सैम्पल वाले वो करते हैं। तो सिमिलरली हम भी इसमें भी हम ये कर सकते हैं, एंड करना भी चाहिए। तो जो हर सैटरडे हम भेज रहे हैं वो तो हमारी तरफ से, पर अगर आपको लगता है आप बेटर कुछ कर सकते हो वहां पे अपने स्कूल के लेवल पे, वो भी आप कर लें। सो नेट का एग्जाम मोर है कि हम देखने के लिए कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, और इट इज नॉट आपका एग्जाम नहीं है, ये बच्चों का भी एग्जाम नहीं है। बस ये देखना है कि हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, क्या चीजें हैं जो हम अभी भी बच्चों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्या चीजें हैं अगर पढ़ने में किसी टॉपिक पे बच्चों को इश्यू है ना। साइंस का क्या परफॉर्मेंस है, मैथ्स का क्या परफॉर्मेंस है, लैंग्वेज का क्या परफॉर्मेंस है, ताकि पता लग जाए कि किस चीज में हमें क्या करना है ना। नेट के रिजल्ट से हमें ये पता लगता है कि किन किन चीजों में हम अभी भी पीछे हैं, उसको ट्रेनिंग के द्वारा कैसे सुधारना है, या फिर दीक्षा के वीडियो से सुधार सकते हैं, है ना। उसको बेटर कैसे करना है, मैथ का एक तरह से हमारा इंटरनल एग्जाम है। तो आप उसको उसी तरह लें, और अगेन उसमें बस इसलिए क्योंकि ये आप ही के स्तर तक रहेगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो सकता है लोग लगे, बट इट इज नॉट कि बाहर से कोई आएगा। तो ये आप ही के इंटेग्रिटी पे है कि आप जैसे करना चाहो, है ना। मतलब आपको पूरी ईमानदारी से ये एक्सपेक्टेड है कि आप करें, कि बिना ये सोचें कि इसका रिजल्ट का आप पे क्या वो होएगा, है ना। ये आपका असेसमेंट नहीं है, ये असेसमेंट है कि हम बच्चों को जो हम अभी पिछले 3-4 साल से जो पेडागोजी अडॉप्ट किए हैं, जो पढ़ाने का तरीका अडॉप्ट किए हैं, वीडियोस प्लस टीएलएम, लर्निंग बाय डूइंग, या फिर ये जितने बॉक्सेस गए हैं, जादुई पिटारा और साइंस किट्स, मैथ्स किट्स, इनका क्या, इज इट इम्पैक्टिंग लर्निंग आउटकम, मोर और लेस उन लाइंस पे जानना है ना। सो इट इज नॉट एनीबडीज असेसमेंट ट्रू सेंस में, है ना। मोर हमें जानना है कि क्या हमें बेटर करना है ना। नहीं तो सबसे आसान है सब लोग वहां पे फर्जी करके आप सब बोल दो कि सब बढ़िया है ना। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबडी, ना डिपार्टमेंट का, ना अदरवाइज। नैथ का इंडिपेंडेंट रिजल्ट तो आएगा ही, उसमें पता लग जाएगा कि स्टेट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है ना। तो हमें ये भी नहीं, मतलब डेफिनेटली उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर और एम्बैरेसिंग होएगा कि आप बोलो कि नैट में तो हमने बहुत अच्छा किया और नैस में हमने मतलब उसका आधा किया है ना। सो नो नो टेस्ट इन तीनों में से जो हो रहे हैं उनमें से किसी को आपको फज करना या गलत काम करना या गेम करना सिस्टम, ये बिल्कुल नहीं वो है। इट इज नॉट योर असेसमेंट, इट इज मेन ऑफ डिसाइडिंग कि स्ट्रेटजी क्या करनी है, कैसे आगे के लिए प्लान करना है, क्या काम नहीं कर रहा है, क्या काम कर रहा है ना, उसको देखने के लिए। तो आप प्लीज उसको पूरी ईमानदारी से करें।
लास्ट वाला है आपका निपुण असेसमेंट, है ना। सो ये क्लास 1 और 2 के लिए, और ये स्कूल का डिक्लेरेशन है। क्लास 1 और 2 पे इसलिए जोर है क्योंकि क्लास 1 और 2 अगर ठीक हो जाती है, हम अपने बच्चों को पढ़ना समझना सिखा लेते हैं कि मतलब ऑल हायर क्लासेस इज का जो बेस है वो क्लास 1 और 2 ही है, कि बच्चा पढ़ पाए, पढ़ के समझ पाए, और फिर अगर उस चीज से उससे सवाल पूछे जाएं तो वो बता पाए ना। सो सिंपल सा चीज है कि आप 1 और 2 में आपको लैंग्वेज स्ट्रांग करनी है, बेसिक अर्थमेटिक स्ट्रांग करनी है, जिसके ऊपर फिर आगे की क्लासेस बनती हैं, है ना। कई बार होता है, आप लोग भी करते हो शिकायत की क्लास 6 में बच्चे बिना पढ़े आए हैं, है ना, या फिर उनको अभी तक पढ़ना भी नहीं आता या लिखना भी नहीं आता। क्लास 9th में माध्यमिक वाले तो और भी ज्यादा शिकायत करते हैं कि बच्चे बिल्कुल ब्लैंक आते हैं। सो निपुण का मेन एम यही है कि हम वो बेस अपना अच्छा कर लें, ताकि जो उस पे जो नींव पे जो आगे की क्लासेस हैं वो फिर स्मूथली हो पाए। एक बार बच्चा पढ़ना लिखना समझ गया, पढ़ के समझना समझ गया, उसके बाद चीजें काफी आसान हो जाती हैं, है ना। मेन चीज यही है कि आप पढ़ पाओ ठीक से बिना अटके, और फिर समझ पाओ, आपका वोकैबुलरी अच्छा हो, और फिर समझ के आप उसको अपने शब्दों में कह पाओ, उससे अगर कोई प्रश्न पूछे तो आप उसके जवाब दे पाओ। सो ऑल लर्निंग इज रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, है ना। तो ये दोनों चीजों पे ही डाइट इसका निपुण का पूरा एम है ना। इसीलिए क्लास 1 और 2 पे इतना जोर है। इसमें जैसे आनंद जी ने बताया कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बहुत माइनर चेंजेस हैं, है ना। एक तरह से देखा जाए तो हम सिर्फ राइटिंग वाला पार्ट है ना, और जिसको इंक्लूड किया गया है, और जो हम लोग पहले कहते थे कि इतने वर्ड्स इतने मिनट में, उसको थोड़ा सा थोड़ा और ओपन एंडेड रख दिया गया है ना। सो अभी भी जो ऐप होएगा वो ये तो देखेगा ही कि बच्चे कितने मिनट बोल रहे हैं, पर उसमें रोकेगा नहीं, या उसको मिनट इतना नहीं बोलने पर उसको गलत नहीं बोलेगा ना। सो आपको जो नए लक्ष्य है, मोर और लेस आप उस पे उससे या उससे ज्यादा ही पढ़ा रहे हो, है ना। इट इज नॉट कि ये पहली बार हम सुन रहे हैं या पहली बार आप जान रहे हैं। जो पहले का लक्ष्य थे और अब जो थोड़े से रिवाइज्ड हैं, वो मोर और लेस उसी तरह से है ना। एक दो चीजें हैं जो एक्स्ट्रा आई है, जिसमें मेन मैं कहूंगी कि सिर्फ लिखना वाला पार्ट है। इवन जो कॉइन वाला है और ये जो आकृतियां पहचानना है, वो तो आप अदरवाइज भी, भले ही निपुण के नाम पे असेस ना होता हो, पर क्लास में आजकल जो पेडागोजी अडॉप्ट की गई है, जो टीएलएम्स आप लोग बनाते हैं क्लास 1 और 2 के लिए, जो मैंने कई स्कूल्स के विजिट में देखा है, वो मोर और लेस वही है। सभी आपको शेप्स बताते हैं, है ना, कैसे मतलब पैटर्न्स होते हैं, और कलर्स का डिस्क्रिप्शन, ये सभी चीजें तो डायरेक्शन का सेंस, ये सभी मैंने क्लास 1 2 में देखा है कि टीचर्स ने बहुत मेहनत करके टीएलएम के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, है ना, और जो बुक्स यहाँ से जाती हैं उसके थ्रू ये ऑलरेडी बच्चों को कम्युनिकेट किया हुआ है। इट इज जस्ट कि निपुण में हम लोग इसको लिमिटेड 3 3 पॉइंट्स जो है पिछले बार असेस कर रहे थे। अभी भी मोर और लेस, क्योंकि लिखना पढ़ना और मैथ्स यही अभी भी बेस यही है ना, तो मोर और लेस आपका 80% असेसमेंट उसी पर हो रहा होगा। बस ये है कि बाकी चीजों में से एक दो चीज पूछ लेंगे, अदरवाइज मेन असेसमेंट तो अभी भी वही है। तो आप लोगों को बस एक डिटेल्ड ब्लॉक लेवल पे एआरपीस की, एसआरजीस की, बीओस की रीओरिएंटेशन करा देंगे। मोर और लेस इट इज द सेम थिंग, आप देखेंगे बहुत आपको डिफरेंस नहीं लगेगा। इस पे वर्क करना है हमें, और इसीलिए निपुण का जो असेसमेंट था वो शिफ्ट किया गया, इसलिए भी कि नैस का भी टेस्ट था। तो हम लोग जो कहा गया था कि 2 राउंड में स्कूल्स वॉलेंटियर करें, और फिर हम लोग उनका निपुण का असेसमेंट करके डिक्लेयर करें। और पिछले बार आप लोगों ने बहुत अच्छा किया था, 16,000 स्कूल फर्स्ट राउंड में हुए थे, विच इज अ गुड अचीवमेंट, है ना। और इस बार वी होप कि मतलब हमारे मोस्ट ऑफ दी स्कूल्स निपुण डिक्लेयर होने चाहिए, क्योंकि निपुण ऐसा काम नहीं है जो आप 3 4 साल में करो, है ना। इट इज तो हर साल स्कूल का की पढ़ाई का लेवल वो होना चाहिए कि हर साल वो निपुण डिक्लेयर हुए, है ना। वो मिनिमम स्टैंडर्ड है जो आप स्कूल का रखते ही रखते हो। तो होपफुली सभी टीचर्स इसको हर स्कूल को करना ही है इस साल वॉलेंटियर, चाहे फर्स्ट राउंड में कर रहे होंगे या सेकंड में, बट वी हैव टू वॉलेंटियर एंड वी हैव टू सी कि हम निपुण, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक पढ़ाई है।
है ना। इट इज नॉट कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें हम लर्निंग लेवल्स कर रहे हैं, है ना। इट इज जस्ट कि हम हर बच्चे को इंश्योर कर रहे हैं कि वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड उसने अचीव कर लिया है। तो इस पे भी आप लोग पहले से ही, ये तो रेगुलरली आप लोग करते हो, ऐप यूज करते हो, ऑन स्पॉट असेसमेंट चलते रहते हैं, तो दिस इज समथिंग आप कर भी रहे हो अदरवाइज भी। तो इसका मेन आपको बस ये है कि दिसंबर में फर्स्ट फेज और फरवरी में सेकंड फेज होएगा, जिसके लिए आप लोग तैयारी कर लें। हर डिस्ट्रिक्ट से 2 बीओज ने वॉलंटियर किया था कि वो अपने ब्लॉक को निपुण ब्लॉक बनवाएंगे, है ना। सो वेरी गुड इनिशिएटिव। जो बीओज ये 2 पर डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको मैं स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक कि आप लोगों ने वॉलंटियर किया है इतना कॉन्फिडेंस के संग, इतने सर्टेनिटी के संग कि नहीं हम कर लेंगे, है ना। तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, आपका अपने टीचर्स पे, एआरपीस पे, एसआरजीस पे, सब पे बहुत भरोसा होगा कि नहीं आपका ब्लॉक वो पूरा का पूरा निपुण हो जाएगा। सो वी आर वेटिंग फॉर, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर कोई डिस्ट्रिक्ट के दोनों 2 ब्लॉक निपुण हो जाते हैं इन वन को। सो आप लोग उस पे भी वर्क कर लें ना। हो सकता है आपको टाइम लगे, बट स्टिल वी कैन थिंक ऑफ दैट, फेब्रवरी के उसमें अगर होता है, बट आई एम श्योर कई बीओज फर्स्ट राउंड में भी अपने ब्लॉक को वॉलंटियर करना चाहेंगे। तो दिस इज समथिंग जो हम लोग फॉलो अप कर लेंगे। एंड नैथ में बस एक लास्ट पॉइंट में जोड़ना चाहूंगी कि नैथ्स के टेस्ट में स्टूडेंट अटेंडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उस दिन आपका बच्चा कोई एब्सेंट ना होए, उसके लिए आपको अभी से उसको रेगुलर की आदत में डालना पड़ेगा, है ना। ये इसके भी उसमें पॉइंट्स होते हैं, या उस पे भी उसका ऑब्जर्वेशन होता है। तो आप लोग प्लीज इंश्योर कर लें कि बच्चे जो हैं रोज स्कूल आ रहे हैं, है ना। फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ दे शुड गेट हैबिट में कि आए, स्पेशली बिकॉज अगर स्कूल सेलेक्ट होता है और उस दिन टेस्ट होता है और बच्चा फिर पता ही नहीं उसको, कुछ क्वेश्चंस नहीं पता है, तो अभी तो हमारे पास है टाइम, तो हम उसको रिवीजन करा सकते हैं, कुछ उसको सिखा सकते हैं, कुछ उसके लर्निंग गैप्स हैं तो हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास है 20-25 दिन। सो अभी से बच्चों का रेगुलरली स्कूल आना प्लीज इंश्योर कर लें। थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, आप पेरेंट टीचर मीटिंग बुला लें चाहे अपने स्तर पे, है ना। एंड चाहे एसएमसी को इन्वॉल्व कर लें, सबको मोटिवेट करें कि इट इज ये इसका इम्पोर्टेंस नेशनल लेवल पे है, और उसका जो पहला स्टेप है कि बच्चे पूरे आ जाएं, उसको हमें रेगुलरली अभी से करना होगा, तभी वो बच्चा उस दिन परफॉर्म करेगा। सिर्फ आप लास्ट दिन बुला लोगे 4 दिसंबर को तो कोई फायदा नहीं, है ना, क्योंकि बच्चा फिर भी अगर नहीं पढ़ा है तो वो फिर भी ब्लैंक होएगा, है ना। अभी 20-25 दिन है, आप रेगुलरली अभी बुलाओगे तो क्लास 3 और 6 में, 3 में स्पेशली इतना कोर्स या वो नहीं होता है, अगर 1 और 2 में रेगुलरली या थोड़ा भी रेगुलरली आया है तो वो क्लास 3 की चीजें कर लेगा, है ना। सो आप इसको देखें कि रेगुलरली बच्चे डेफिनेटली आ रहे हैं। दिस इज ऑल। इस जो जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस और जियोस तीनों के बारे में अलग अलग से गए हुए हैं, है ना। सो आप उसको एक बार जरूर बीओस, बीएसएस, एआरपीज, एसआरजीज तो डेफिनेटली पढ़ लें। टीचर्स भी, उनके पास भी एक्सेस होगा, आप लोग भी इसको यू कैन गो थ्रू, बट एट बीएसए, बीओ, एआरपी, एसआरजीज तो डेफिनेटली लाइन टू लाइन इसको पढ़ लें क्या क्या लिखा हुआ है। इट इज 3 पैरेलल चीजें हो रही हैं संग संग ऑलमोस्ट, तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, और हम लोग इसको अच्छे से तीनों चीजें करवा लें। थैंक यू। आनंद, आप कुछ और ऐड करना चाहोगे या एकता? नहीं मैम, आपने काफी डिटेल में, थैंक यू सो मच, ओके। आपने बहुत डिटेल में सारी थैंक यू चीजें मैम। बता दी हैं। बस मैम मैं थोड़ा सा वही जो पॉइंट बोला है रिगार्डिंग द अटेंडेंस, अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम लोग एक अभियान के तहत ये रहे कि अब पूरे महीने दिसंबर भर तक हम लोगों की अटेंडेंस अच्छी रहे, और सभी हम्म। टीचर्स व्यक्तिगत रूप से जहाँ पे भी बच्चे नहीं आ रहे हैं सभी से संपर्क कर लें। हम्म। कुछ टीचर्स, हेडमास्टर्स जो वहां पर हैं वो डेजिग्नेट कर ले, हर बच्चा किसी ना किसी से मैप हो,
वो बच्चे की जिम्मेदारी किसी पर्टिकुलर टीचर की हो अगर वो बच्चा नहीं आ रहा है स्कूल। तो ये आप इंश्योर कर ले, जब हम भी विजिट करने जाएंगे तो हम भी यही देखेंगे कि ये बच्चा जो नहीं आ रहा है ये कौन से टीचर से मैप है। तो हम लोग बस यही एक स्ट्रैटेजी टाइप का बना दें कि हर बच्चे की जिम्मेदारी किसी ना किसी टीचर की हो और अभिभावक से वो टीचर रेगुलरली संपर्क में रहे। हमारे बच्चे अच्छी संख्या में आएंगे तो वो प्रैक्टिस भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। बस मैम यही ऐड कर। थैंक यू। ठीक। थैंक यू सो मच मैम, आज का उद्बोधन के लिए, हम सबके मार्गदर्शन के लिए। इसी के साथ ही हम आज का यूट्यूब सेशन समाप्त करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जो रणनीति शेयर की गई है, जो निर्देश दिए गए हैं, उसका अनुपालन करते हुए हमारे प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाने के लिए, नए से सर्वश्रेष्ठ परिणाम लाने के लिए आप लोग अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम मैम। थैंक यू।